मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो मॉर्निंग आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फीसर प्रक्षेत्र के बारे में, है ना। फीसर प्रक्षेप सूत्र है। फीसर प्रक्षेप सूत्र, है ना। इसी को प्रोजेक्शन करके बोलते हैं ना, फीसर प्रोजेक्शन है ये। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि एक एक जो चित्र रहता है किसी भी चीज का, उसका जो है शैडो मिलना होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो, उनकी परछाई मिलती है। जैसे यहाँ पास कोई चीज रहे, इधर से लाइट जलता रहे तो इनका शैडो जो है वो यहाँ पास बनेगा, तो इस प्रकार से वो एक शैडो होता है प्रोजेक्शन का मतलब, है ना। तो हम बात कर रहे हैं फीसर प्रक्षेप सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी असममित कार्बन परमाणु होगा जिसमें चतुष्फलकीय जिनकी आकृति होगी, चतुष्फलकीय जो भी आकृति हो गया ए बी सी और ये डी, इस प्रकार से चतुष्फलकीय जो भी आकृति होगी, इसमें हम नंबरिंग करते हैं। जैसे आरएस में नंबरिंग कर रहे थे, तो आरएस में नंबरिंग कर रहे थे तो इसमें क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने का तरीका वही रहेगा, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होगा उसको पहला नंबर करके, है ना। तो ये फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ दे दिए 1 2 3 और ये 4, ऐसा कुछ नाम नंबरिंग मिल जाएगा। नंबरिंग मिलने के बाद में फीसर प्रक्षेप में ये किया जाता है। देख, आरएस में हम क्या करते थे, आरएस में ये करते थे कि चौथे वाले को छोड़ के 1 2 3 करके हम रोटेशन स्टार्ट करते थे। लेकिन इसमें ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो आपस में इंटरचेंज करके, ये जो 4 रहेगा उसको हमेशा हम नीचे में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग। हम 4 को हमेशा नीचे में लाने की कोशिश करेंगे, तो एक बार जो है वो इनका जो है वो चेंजेस होगा, उसको हम बोलेंगे प्रथम अंतर परिवर्तन करके बोलेंगे, प्रथम अंतर परिवर्तन। हाँ हाँ, अच्छा तुम जल्दी आ। हाँ तो 8 बजे टाइमिंग है, जल्दी आया करो। हाँ ठीक है। उसके बाद में सेकंड में क्या होता है, इन दोनों का फिर इंटरचेंज होता है ना, तो इसको बोलते हैं द्वितीय आंतरिक परिवर्तन करके बोलते हैं, द्वितीय आंतरिक परिवर्तन। इसके बाद में ये जो चीज रहता है वो टोटल चेंज हो चुका रहता है ना। तो इसको हम फॉर एग्जांपल से बताएंगे, तो इनका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ये है कार्बन और इनके साथ में यहीं से स्टार्ट किया हूँ, ये फीसर प्रक्षेप सूत्र से स्टार्ट किया हूँ और ये इनके जस्ट एग्जांपल बता रहे हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा था इनके बारे में, और कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू ही बता दूंगा। CH2OH और है OH करके। हाँ, फीसर प्रक्षेप सूत्र में यही होता है कि ये जो कार्बन है जिसका हम RS पद्धति से नाम लिखते थे, जिसमें जिनका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता था उनको पहला नंबर दिया जाता था, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी नंबरिंग किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर किसको मिलेगा बताओ तो? ऑक्सीजन। देख के बताती हो क्या? इसको पहला नंबर मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन है। तो दूसरा नंबर किनको मिलेगा? कौन से वाले को, किसको? हाँ, अरे इसको थोड़ी ना नंबरिंग करना है, इसके साथ तो जुड़ा हुआ है। हाँ, ऊपर वाले को मिलेगा। क्यों? ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें क्या डबल है हाइड्रोजन, तो ये CHHOH ऐसा लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर में इसका हाइड्रोजन है और तीसरे नंबर में इसका ऑक्सीजन है, तो इसलिए इनको मिलेगा दूसरा नंबर मिलेगा, और इसको मिल जाएगा तीसरा नंबर मिलेगा, और इसको जो है वो चौथा नंबर मिलेगा। फिर इसमें क्या है, जब हम RS नामकरण पद्धति के थ्रू जब वर्क करते थे तो ये 4 को नेग्लेक्ट कर देते थे और बाकी को रोटेट करके देखते थे एंटी क्लॉकवाइज से या क्लॉकवाइज से। इसमें क्या करेंगे, इस 4 को हमेशा हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम अंतर परिवर्तन। प्रथम अंतर परिवर्तन में क्या होगा, ये यहाँ पास जाएगा और ये यहाँ पास आएगा, तो ये हो गया कार्बन, और ये इधर ऐसी ही है CHOOH, और इधर अब ये चला गया तो CH2OH हो गया, और इधर ये हो गया हाइड्रोजन करके, तो इसको चौथा नंबर मिला था, इसको ये तीसरा नंबर
ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में इसको और कन्वर्ट करना है, इसको जो परिवर्तित किए हैं तो इसको एक बार इनको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करेंगे उसको तो द्वितीय आंतरिक परावर्तन इसको बोलेंगे, द्वितीय अंतर परिवर्तन। द्वितीय अंतर परिवर्तन में हो जाएगा, ये यहाँ पास जाएगा तो OH हो गया ऊपर में, OH C, और इधर हो जाएगा CHO, और इधर हो जाएगा CH2OH, और उधर हो जाएगा H करके। तो ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, है ना। तो अब इसके बाद में 4 को नेग्लेक्ट करके इनका रोटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इनका रोटेशन करके देखेंगे कि किधर रोटेट हो रहा है और उनके अकॉर्डिंग बताएंगे। चलो बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा? सर कैसे की कुछ समझ नहीं आया। हाँ कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, देख ये एक फिशर प्रक्षेप सूत्र है। फिशर प्रक्षेप सूत्र में कुछ भी कार्बन के असम्मित कार्बन परमाणु दिया हुआ है। असम्मित कार्बन परमाणु इसका मतलब क्या हुआ, इनके साथ में सभी जो है वो डिफरेंट जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट जुड़े हुए हैं। तो हमें फिशर प्रक्षेप करना है। प्रोजेक्शन या प्रक्षेप का मतलब मैं बोला हूं उनका शैडो बनाना है, बस शैडो बनाना है ना, परछाई बनानी है, परछाई बनानी है। तो परछाई कैसे बनाते हैं? तो बनाते ऐसे हैं कि जिन RS पद्धति से हम जैसे नामकरण किए थे, जिनका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है उसको हम पहला नंबर देते हैं। तो पहला नंबर देखते हैं, तो ये जो कार्बन है इसको छोड़ के यहाँ कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन से जुड़ा है तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका होता है? कार्बन का तो 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसको हम 1 नाम दे दिए, है ना, 1 नंबर दे दिए। उसके बाद में दूसरा नंबर देते हैं उनसे कम वाले को। तो ये कार्बन का 6 होता है, ये भी कार्बन का 6 होता है। तो ये दोनों से डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुई है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इनके आगे जाएंगे। तो इनके आगे जाएंगे तो यहाँ पास हाइड्रोजन है, इनके भी आगे गए तो यहाँ पास हाइड्रोजन है, तब भी डिसाइड नहीं हो पाया। तो इनके बाद ये H2 है, तो इसके बाद एक और हाइड्रोजन है, लेकिन इसके बाद में ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है कि ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का। तो इसको पहला नंबर देंगे। तो इसका मतलब पहले के बाद में दूसरा नंबर, उसके बाद में इनको तीसरा नंबर, और ये जो है वो चौथा नंबर, ठीक है। इतना हो गया। अब RS यदि रहता, RS नामकरण रहता, तो यहीं पास 4 को नेग्लेक्ट करके रोटेशन स्टार्ट करके देखते कि लेफ्ट साइड वाला है कि राइट साइड वाला है। लेकिन फीचर में क्या होता है, हमेशा 4 वाले को नीचे पोजीशन पर लाना चाहते हैं। नीचे पोजीशन पर लाते हैं तो इनको हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि हमें इसको नीचे लाना है। तो इनको नीचे लाना है, तो इनको इंटरचेंज किए तो देखो ये CH2OH यहाँ पहुंच गया, और ये H वाला जो है वो यहाँ पास पहुंच गया, ठीक। और तो इसको हम एक बार चेंज किए हैं तो प्रथम अंतर परिवर्तन करके बोले हैं। यहाँ तक आया क्या समझ में? यस सर। कहीं और कुछ डाउट? नहीं। नहीं ना, हाँ ठीक। तो इसके बाद में ऐसा है कि अब इसको हमें यहाँ पास परिवर्तन बस किए हैं तो बात नहीं बनेगा, इनको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल चेंज होगा। जैसे किसी भी चीज का मिरर इमेज रहे तो वो टोटल चेंज होता है ना, तो इसलिए इनको भी चेंज करेंगे। तो इनको चेंज करेंगे तो ये जो CHO यहाँ पास पहुंच गया, और ये OH जो है वो ऊपर पहुंच गया, है ना। तो ये जो चेंजेस हुआ है उसको हम बोले द्वितीय अंतर परिवर्तन करके बोले हैं। और उनके नंबरिंग तो वैसे ही रहेंगे। हाइड्रोजन को 4 मिला था, 4 मिला था, 4 मिला था। CH2OH को 3 मिला था, 3 मिला था, 3 मिला था। तो उनके नंबरिंग वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पास ये जो चौथा नंबर वाला जो है नीचे आ चुका है, तो अब हम उसको नेग्लेक्ट करके इनका रोटेशन देखेंगे कि किधर रोटेट हो रहा है। तो रोटेशन ऐसा है कि 1 यहाँ पास है, तो 1 से लेके 2 की ओर गया, है ना, और 2 से लेके ये 3 की ओर गया, ऐसा। तो इसका रोटेशन कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज, है ना, दक्षिणावर्ती हो रहा है। तो जब दक्षिणावर्ती होता है तो उसको हम D करके नाम देते हैं, D करके नाम देते हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको हम L नाम देते हैं, है ना, D और L करके नाम देते हैं। तो इसका नाम जो है, ये टोटल जो टर्म्स है, कोई कंपाउंड बना हुआ है उसको बोलते हैं हम ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। तो इसका नाम हो जाता है डी ग्लिसरैल्डिहाइड। हाँ, तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, उसके पहले D लगाना है कि L लगाना है, वो सब काम चल रहा है अभी।
है ना। तो इसका नाम जो होगा वो होगा डी ग्लिसरैल्डिहाइड होगा, या इसी को पॉजिटिव लिखना है करके बोला हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो नेगेटिव बोलते हैं, या इसी को आर एस में जब क्लॉकवाइज चलता है तो आर नाम देते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो उसमें एस नाम देते हैं। तो ये इसका टोटल ये सब नाम है, प्लस डी आर ग्लिसरैल्डिहाइड। एंटी क्लॉकवाइज यदि घूमता तो इसका नाम होता है डी के बाद में एल ग्लिसरैल्डिहाइड, ये माइनस होता और ये वाला एस करके होता एंटी क्लॉकवाइज में। एक आर एस नामकरण पद्धति बताए हैं, एक डी एल नामकरण पद्धति बताए हैं, तो ये सब होता है इनका नाम यदि एंटी क्लॉकवाइज होता तो। ठीक, तो इतना समझ आया जी? यस सर। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक है सौहार्द प्रोजेक्शन फार्मूला करके है, सौहार्द प्रोजेक्शन, और दूसरा है, अच्छा, सौहार्द प्रोजेक्शन के दो रूप हैं, एक होता है तांत्रिक रूप होता है और एक होता है ग्रसित रूप होता है। ये जो क्वेश्चन है ना वो पहचानने के लिए आता है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, तो पहचानने के लिए आएगा कि बताइए कि ये इसमें कौन सा प्रोजेक्शन हो रहा है ना। तो वो ऐसी करके जानोगे, ये इसमें ये प्रोजेक्शन हो रहा है, डी है कि एल है। सौहार्द प्रक्षेप, सौहार्द प्रक्षेप सूत्र। सौहार्द प्रक्षेप सूत्र के दो रूप होते हैं, एक होता है सांतरित रूप होता है और दूसरा होता है ग्रसित रूप होता है, ग्रसित रूप होता है सौहार्द। और दूसरा एक प्रोजेक्शन सौहार्द का हो गया ना, दूसरा एक न्यूमैन प्रक्षेप होता है, न्यूमैन, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले सौहार्द प्रक्षेप सूत्र क्या होता है। सौहार्द प्रक्षेप सूत्र में इसको हम लाइनिंग के रूप में दिखाते हैं, लाइनिंग के रूप में दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास दो कार्बन ऐसे हैं, दो असममित कार्बन इस प्रकार से हैं, इनके साथ में कोई चीज जुड़ा हुआ है, इनके साथ में कोई चीज जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये ऐसा कुछ है, CH3 और CH3 करके है, ये इनके साथ ऐसा जुड़ गया, और ये CH3 और ये CH3 है। तो इसको, इसका नाम क्या पढ़ते हैं, C2H6 को क्या बोलते हैं, एथेन ना, एथेन। दो कार्बन मतलब एथेन, एक कार्बन मतलब मेथेन, है ना। CH4 को मेथेन बोलेंगे, C2H6 को एथेन बोलेंगे। तो यहाँ पास दो कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है संयोजकता, तो 1 2 3 और ये 4, है ना। तो इधर से तो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इधर से हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, और इधर से हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, उधर से भी हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही वो भी कनेक्टेड है। लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो है कुछ स्पेशल होंगे, तब इसको हम बोलेंगे सौहार्द प्रक्षेप सूत्र। तो कुछ स्पेशल होंगे मतलब कैसे होंगे, तो ये जो है वो ऐसा होगा, सी, इनके साथ में कुछ इनके जो मेथेन बोलते हैं, हाँ, H हो गया, और ये H और ये H, ये इस प्रकार से रहेंगे ना। और इसमें भी नीचे वाले में तुम्हारा ये H हो गया और ये H हो गया और ये H हो गया, है ना। यदि इसकी व्यवस्था ऐसे व्यवस्थित रहे, ये जो कार्बन है उसके साथ में नीचे में एक हाइड्रोजन, ऊपर में दो हाइड्रोजन, और इसके भी नीचे में एक हाइड्रोजन और ऊपर में दो हाइड्रोजन, तो इस टाइप के जो दिखेगा उसको हम बोलते हैं सौहार्द प्रक्षेप सूत्र करके बोलते हैं। और ये उनका सांतरित फॉर्म होता है, सांतरित फॉर्म। तो जब एग्जाम में आएगा तो तुम लोगों को दोनों फॉर्मेट को बना के दिया जाएगा, और उसके बाद में पहचानने के लिए बोला जाएगा कि बताइए कि ये सांतरित फॉर्म है कि ग्रसित फॉर्म, है ना। तो ग्रसित फॉर्म को बताते हैं। ग्रसित फॉर्म में ऐसा रहता है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इनकी जो हाइड्रोजन है, अब ऊपर में एक हाइड्रोजन रहेगा और नीचे में दो इधर हाइड्रोजन होंगे, इधर हाइड्रोजन रहेगा और नीचे में ऐसे दो हाइड्रोजन इस प्रकार से कनेक्टेड रहेंगे। तो इसके जो बोलते हैं वो बोलते हैं ग्रसित रूप बोलते हैं। बस हो गया, यही चीज है, बस ये पहचानने है ना। तो ये फॉर्मेट जो है वो याद रखना, सौहार्द प्रक्षेप सूत्र का सांतरित रूप है और ये ग्रसित रूप है। सांतरित रूप में क्या होता है कि हाइड्रोजन नीचे की ओर रहता है, देखो इसमें नीचे की ओर ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट इनसे नीचे की ओर है, और दो जो है वो ऊपर की ओर है, एक हाइड्रोजन नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ठीक, इस प्रकार से। और इसमें जो है वो कुछ ऐसे बंद है, देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुम लोगों को, ऐसे ऊपर जाते हुए दिख रहा है,
है ना, और ये जो है मिसाइल जो है वो नीचे आते हुए दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से नीचे आते हुए दिख रहा होगा। हाँ, तो याद रखना एक सांतरित फॉर्म होता है, एक ग्रसित फॉर्म होता है, तो इसको याद रखने के लिए ऐसा करना, सांतरित मतलब सांतरा करके याद रखना। संतरा जो होता है ना, तो संतरा जो होता है तो वही न्यूटन वाला ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये जो है वो नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। और गन्ना जो रहता है वो ऊपर की ओर जाता है, बढ़ता है ना, गन्ने जो है ऊपर की ओर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, तो उसको याद रखना कि ये ऊपर की ओर रहता है, तो ये एक याद करने का तरीका है बस, है ना। तो ग्रसित फॉर्म में ऐसे बनाने हैं, ठीक। तो फिर बात करते हैं क्या चीज, हाँ बस ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, और यही चीज पहचानने के लिए आएगा। ये दोनों फॉर्मेट, ये दोनों चित्र को बना के दिया जाएगा और बताइए कौन सा सांतरित फॉर्म है, कौन सा ग्रसित फॉर्म है, या ऐसा दे दिया जाएगा सौहार्द प्रक्षेप सूत्र में सांतरित फॉर्म बनाइए, बस क्वेश्चन ऐसे आते हैं। हाँ, अब है न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र में क्या होता है कि इनकी जो शैडो होती है वो एक के पीछे एक होती है ना, एक के पीछे एक होती है, जिनसे एक जो है वो पूरा पूरा छुप जाया रहता है ना। अभी क्या किए थे अपन, कार्बन को दूर दूर पर बना दिए थे, तो ये जो है वो सम्मित नहीं था। संकेंद्रीय वृत्त जानते हो क्या, एक वृत्त रहता है जिसका केंद्र होता है, उन्हीं केंद्र से रिलेटेड एक दूसरा और वृत्त बना रहता है, उसको हम संकेंद्रीय वृत्त करके बोलते हैं ना। तो कुछ संकेंद्रीय वृत्त के जैसा होता है। और संपाती, किसी चीज को संपाती कब बोलते हैं कि एक कोई चीज है उनके ऊपर में ही एक और रहे, है ना। यहाँ पास ये कुछ चीज है और इन्हीं के ऊपर ये चीज रहे, तो इसको बोलते हैं संपाती करके बोलते हैं, एक के ऊपर एक है। यहाँ पास कार्बन जो है वो दूर दूर पर है, लेकिन इसमें क्या होगा, अब कार्बन जो है वो यहीं पास है और एक और भी यहीं पास रहेगा, है ना। और ऐसे ही रहेंगे, और इनके साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको हम लिखेंगे ऐसे, जैसे ये नीचे वाले का हो गया H करके, ये इधर से H हो गया और ये इधर से H हो गया, ये इस कार्बन का है ना। अब बात कर रहा हूँ ये किसका है, ये सेकंड वाले का है जो उन्नीच के पास है, उन्नीच के पास है, तो इनको बनाऊंगा कहाँ तक, इनसे बनाऊंगा। ये पहले वाले के इनसे बना दिया हूँ, पहले वाले सर्कल से बनाया हूँ, अब दूसरे वाले सर्कल से बनाते जा रहा हूँ, दूसरे वाले सर्कल से इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से है, चलो ऐसे बना देता हूँ। हाँ, ये जो रूप होता है उसको हम बोलते हैं ग्रसित रूप करके बोलते हैं, ग्रसित संरूपण। ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, यहाँ पास एक कार्बन है, उसके पीछे और कार्बन है, और पीछे वाले कार्बन में ये चीज कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है पीछे वाले में, और सामने वाले कार्बन के साथ में कनेक्टेड है ये वाला और ये वाला और ये वाला कनेक्टेड है। तो ये जो रूप है उसका ग्रसित रूप है। फिर इसको वैसे ही समझना कि ये गन्ने के जैसा रहता है तो ऊपर की ओर ही जाता है, तो ऊपर की ओर ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है ना। अब इसी का सांतरित रूप जो होगा, अच्छा ये बनाना कंपलसरी है ना, इसमें ये जो चीज है वो बनाना कंपलसरी है, क्योंकि एक के पीछे एक है करके, तो न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र में इसका ग्रसित रूप है। ठीक, और ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि इसमें कुछ चीजें नोट करनी होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये जो आता है चित्र बनाने के लिए ग्रसित रूप बनाइए न्यूमैन प्रक्षेप का, तो क्या करते हैं कुछ बच्चे ऐसे बना दिए और ऐसा 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 और ऐसे मार के आ जाते हैं, है ना। तो फिर होता है गलती। अब इस पे गलती कहाँ कहाँ पे होता है कि सभी जो है वो इसी सर्कल से खींच दिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो है वो इस सर्कल से है, तो एक जो है वो इन सर्कल से होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे कार्बन का है। अब बात आता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, देखो ये वाला सर्कल जो है इस वृत्त से कनेक्टेड है और ये जो हाइड्रोजन है इस सर्कल से कनेक्टेड है, जबकि ये जो अंदर वाले से कनेक्टेड है उसके राइट में ये चीज है ना। तो ऑब्वियसली इनके पास भी ये जो चीज रहेगा वो, ये ऊपर वाला जो कनेक्टेड है वो राइट में है, तो ऊपर वाला जो कनेक्टेड है वो राइट में ही होने चाहिए, इनके राइट में होने चाहिए। कुछ लोग क्या कर दिए, ये देखो ये दोनों को पास पास बना दिए, ये दोनों को दूर दूर बना, तो सम्मित नहीं हो पाता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रख के बनाया जाता है कि ये ऐसे होंगे हमेशा। तो फिर
फिर यहाँ से ये टोटल कनेक्टेड है और ये वाला इनसे राइट साइड में रहेगा। तो ये होता है इनकी चित्र के जो बनाने के तरीके होते हैं ना, और थोड़ा सिस्टमेटिक ऐसा बनाया जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं इनके सांतरित रूप को बनाते हैं। तो सांतरित रूप ऐसा हो जाएगा, ये एक के ऊपर एक सर्कल हो गए और एक जो है वो ऊपर की ओर रहेगा तो दूसरा जो है वो नीचे की ओर रहेगा, क्योंकि सांतरित रूप में हम नीचे की ओर बनाते हैं। तो एक जो है वो ये नीचे की ओर बना दिए हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो दूसरा जो है वो ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन और ये जो है इसी सर्कल से कनेक्टेड है, ये जो है वो इसी सर्कल से। तो इसको हम बोलेंगे सांतरित रूप। हाँ, तो फिर जो क्या बोलते हैं सौहार्द का जो रहता है ना, वो दोनों नीचे की ओर रहता है, लेकिन ये न्यूमैन का प्रक्षेप सूत्र जो रहता है उसमें एक जो है वो बस नीचे की ओर रहता है। इस बात को याद में रखना, ठीक है, इनको याद रखना, ठीक। तो न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र में ऐसा होगा, ठीक, याद रहेगा, तभी तो डिफरेंस है ना, नहीं तो फिर दोनों तो सेम ही हो जाता, दोनों जो है वो नीचे की ओर ही रहता। तो ठीक, तो ये इस प्रकार से। अब है विन्यास का अवरोधन तथा प्रतिलोमन करके है ना, रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो विन्यास क्या चीज होती है वो तो मैं बता चुका था। विन्यास जो होती है त्रिविम में व्यवस्था होती है ना, किसी भी चीज की, किसी अणु के परमाणुओं की त्रिविम में एक व्यवस्था होती है, उसको हम विन्यास बोलते हैं, ये यहाँ पे रखा हुआ है करके। अब उसके बाद में प्रतिलोमन और अवरोधन करके होता है। प्रतिलोमन ये होता है कि सबसे पहले कोई असममित कार्बन परमाणु है, उनके साथ में चार कोई चीज जुड़ा हुआ है, जैसे ए बी सी और डी, कुछ भी चीज जुड़े हुए हैं। उनमें से यदि बी के जगह में हम कोई दूसरा चीज रिप्लेस कराते हैं, बी के जगह में कोई एक्स ला के रिप्लेस कराते हैं और बी को निकाल देते हैं, है ना, तो एक्स को रिप्लेस करा के लाते हैं, तो उन्हीं के जगह में यदि उन्हीं उसको फिर घुमाने के बाद भी, मतलब उनका दर्पण प्रतिबिंब बनाने के बाद भी यदि वो उन्हीं के जगह पर रहता है तो उसको बोलते हैं कि वहां पे प्रतिलोमन नहीं हुआ। और यदि उनके जगह चेंज हो जाए रहते हैं तब उसको हम बोलते हैं कि वहां पास प्रतिलोमन हुआ है। जब जगह चेंज हो जाता है तब बोलते हैं प्रतिलोमन है करके, और जगह जब चेंज नहीं हुआ रहता है, उन्हीं की जगह पे रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पर अवरोधन है, चेंज नहीं हो पाया, अवरोध उत्पन्न हो गया, रुकावट आ गई तो चेंज नहीं हो पाया, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इसको बताते हैं। इनका डिफिनेशन जब बोलना चाहेंगे तो ऐसे बोलेंगे, जब किसी असममित कार्बन परमाणु के विन्यास को कोई अन्य समूह के प्रतिस्थापन द्वारा उसके ठीक विपरीत विन्यास में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह कहा जाता है कि यौगिक के विन्यास का प्रतिलोमन हो चुका है ना। मतलब क्या बताया हूं कि कोई असममित कार्बन परमाणु है जिनके साथ में कोई भी परमाणु चार ठोक अलग अलग जुड़ा हुआ है, यदि उनके जगह में हम कोई बाहरी चीज लाके उनके साथ जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में यदि वो उसी जगह पर है तो बोलेंगे कि वो चेंज नहीं हो पाया, मतलब अवरोधन हुआ है। और यदि वो चेंज होके ऐसे चेंज हो चुका रहता है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोमन। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं अवरोधन और प्रतिलोमन का। तो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ये है मेरा C6H13 और ये है मेरा कार्बन, और इस कार्बन के साथ में इधर जुड़ा है हाइड्रोजन, जुड़ा है इधर ब्रोमीन, जुड़ा है और इधर जुड़ा है CH3 करके जुड़ा है। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ये पहले नंबर का जो चीज है। इसका जब मैं बनाऊंगा क्या चीज बनाऊंगा, दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो जो पास में रहती है वो पास में बनती है ना। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, Br, यहाँ पर कार्बन होगा, नीचे CH3 होगा, इधर हाइड्रोजन होंगे और इधर C6H13 करके होगा। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये मेरा दूसरा नंबर का चीज है, दूसरा नंबर का चीज है। अब बात करता हूँ, मुझे क्या है, इसके साथ किसी के साथ क्रिया करा देना है, इनको किसी के साथ क्रिया करा देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्रिया करा देता हूँ NaOH के साथ रिएक्ट करा देता हूँ। NaOH के साथ कोई क्षार है जिनके साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है ना। यहाँ पास भी ये जो Br है वो नेगेटिव होता है और इधर जो कार्बन है वो पॉजिटिव का काम कर रहा है, तभी उसको जोड़ के रखा हुआ है।
तो जब यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, उनको ऑब्वियसली किसी निगेटिव की जरूरत पड़ेगा, तो OH जाके वहां पर तो रिप्लेस हो जाएगा, और Br जो है वो इस पॉजिटिव के साथ हो जाएगा, तो NaBr करके बन के कहीं निकल जाएगा। NaBr बन के कुछ भी निकल गया, तो ये क्या हुआ, प्रतिस्थापित हो गया एक के जगह में दूसरी जगह। प्रतिस्थापन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एज इट इज उस जगह से रिप्लेसमेंट बस हुआ रहता है ना, कोई भी चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ उस जगह से उठा के वहीं पर डाल दिया जाता है, ये होता है प्रतिस्थापन, है ना। तो अब यहाँ पर हम OH डालेंगे, तो OH डालेंगे तब देखते हैं OH डालने पर क्या होगा कि C6H13 तो अपने जगह पर रहेगा, ये कार्बन रहेगा, इधर हाइड्रोजन रहेगा, इधर CH3 करके रहेगा, और इधर जो है वो ब्रोमीन जो है वो OH में रिप्लेस हो चुका है, तो हाइड्रोक्सिल करके हो जाएगा। इसको हम नंबरिंग दे देंगे कि ये तीसरे नंबर का कोई चीज है। अब जब इसका हम क्या करेंगे, मिरर इमेज निकालेंगे, मिरर इमेज निकालेंगे तो ये OH का पास में OH करके इधर कार्बन हो गया, और इधर हाइड्रोजन करके हो गया, इधर C6H13 हो गया, और इधर CH3 करके हो गया है ना। तो अब हम बात करते हैं इसमें, एक देखते हैं कि ये जो चार हाँ, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले कोई हम असम्मित कार्बन परमाणु लिए थे, असम्मित कार्बन परमाणु लिए थे, तो चार अलग अलग चीजें जो है वो उनके साथ जुड़ी हुई थी। अब उसके बाद क्या किए हम कि इनका हम मिरर इमेज देखे, तो मिरर इमेज देखे तो ये Br इधर था, वो Br मिरर इमेज के रूप में बन गया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या किए, यहाँ पास हमें किसी चीज से प्रतिस्थापित करना था, तो हमने किसी क्षार के साथ क्रिया करा दिया, क्षार के साथ क्रिया कराया जब, तो ये जो नेगेटिव वाला था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव के साथ में इनका नेगेटिव, और इनके नेगेटिव के साथ में इनका पॉजिटिव जुड़ेगा, NaBr जो है वो कुछ कंपाउंड बनकर बाहर निकल गया, और ये जो OH है उस जगह पे जाके जुड़ गया, तो ये OH जो है जाके जुड़ गया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि प्रतिस्थापन की प्रक्रिया हो चुकी है, प्रतिस्थापन हो चुका है। अब उसके बाद में हम उसका मिरर इमेज निकाले, तो ये OH इधर था, वो OH आ गया, H इधर था, H आ गया। अब हम देखेंगे कि इन चारों स्ट्रक्चर में कहाँ पास प्रतिलोमन हो रहा है और कहाँ पास अवरोधन हो रहा है, वो चीज हमें देखना है ना। तो मैं प्रतिलोमन में ये बताया हूं कि यदि कोई असम्मित कार्बन परमाणु है, उसमें हम कोई चीज प्रतिस्थापित करते हैं और वो उसी जगह पर यदि जाता है, तब हम बोलते हैं, जैसे ये Br है, तो इनके बीच में इन दोनों स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, पहले और तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ऐसा है, तीसरा ऐसा, तो देख लो हाइड्रोजन यहाँ पास है, हाइड्रोजन यहाँ पास है, C6H13 यहाँ पास है, ये ऐसे यहाँ पास है, सिर्फ Br के जगह में OH गया हुआ है, रिप्लेस हुआ है। तो हम इन दोनों आकृति के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे इनके बीच में प्रतिलोमन नहीं हुआ है, क्या हुआ है, अवरोधन था, वहां पर रुकावट आ गई थी, वो उनको चेंज नहीं कर पाया, है ना। तो हम बोलेंगे फर्स्ट और थर्ड के बीच में हुआ है अवरोधन, अवरोधन करके हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, बात कर लेते हैं किसके, इनके, पहले ये पहला है हमारा, पहला और ये चौथा है, पहला और चौथे के बीच में क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो पहले और चौथे के बीच में देखना, C6H13 ये वैसी ही है, यहाँ पास भी CH3 है, देखना ये Br जो है वो रिप्लेस हो गया है OH से, और ये हाइड्रोजन जो है वो अपने जगह पर है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो है वो ऐसे बदल चुका है, देख लो यहाँ पास, तो Br किधर होना चाहिए था, यहाँ पास, तो ऑब्वियसली यहाँ पास OH यहाँ पास होना चाहिए था, जो चेंज होके इनकी स्थिति बदल गई है और यहाँ पास आ गई है OH करके। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रतिस्थापन हुआ है, उसके साथ साथ चेंजेस भी हुआ है, चेंजेस हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कि हाँ यहाँ पास प्रतिलोमन हुआ है। तो ये जो आकृति है पहली और चौथी आकृति वो है प्रतिलोमन की, और ये जो आकृति है पहले और तीसरे की आकृति है वो अवरोधन की है। बाकी इनको देख के तुम और भी बता सकते हो, ठीक। हाँ, यहाँ पास चलो बताओ, तो ये तीसरे और दूसरे के बीच में क्या हो रहा है, अवरोधन हो रहा है कि प्रतिलोमन हो रहा है? प्रतिलोमन। हाँ, प्रतिलोमन हो रहा है, क्योंकि इसमें OH जो है वो राइट साइड में है, और उसमें OH के जगह में जो Br रिप्लेस हुआ है वो लेफ्ट साइड में है, तो चेंजेस हुआ है, तो इसके बीच में प्रतिलोमन हो रहा है। तो ऐसे ही देख के बताने हैं। तो अब जो आएंगे तुम्हारे एग्जाम में वो ये चार स्ट्रक्चर ही आएंगे, और पूछा जाएगा कि फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बताइए कि अवरोधन है कि प्रतिलोम, ये ऐसे आते हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक, तुम्हें ये एक रिएक्ट कराने की तुम्हें जरूरत नहीं है, NaOH की जरूरत नहीं, वो खुद करके दिया रहेगा। हाँ
हाँ बताना बस है, 1 नंबर 2 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर के ही तो क्वेश्चन रहते हैं, 3 से ज्यादा नंबर के तो आते ही नहीं है ना। तो 1 2 नंबर में ऐसे ही पूछ देते हैं भाई। चलो, वाल्डेन प्रतिलोमन किसको बोलते हैं? तो वाल्डेन प्रतिलोमन जो होता है वो प्रतिस्थापन क्रिया के साथ साथ विन्यास में भी प्रतिलोमन होने को वाल्डेन प्रतिलोमन कहते हैं, है ना। उनके स्थिति में भी जब चेंजेस आ जाती है तो उनको हम बोलते हैं कि वो प्रतिलोमन जो हुआ है वो वाल्डेन प्रतिलोमन करके हुआ है। ठीक, बात तो सेम ही है, बात सेम ही है। वाल्डेन प्रतिलोमन में भी वही बात हो रहा है कि प्रतिस्थापन होने के बाद में चेंजेस आ रही है। चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेशन जल्दी जल्दी में स्पष्ट नहीं हो रहा होगा तो एग्जांपल से बुक से देख सकते हो डेफिनेशन को, बाकी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसका कि होता क्या। वाल्डेन प्रतिलोमन, वाल्डेन प्रतिलोमन में एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2COOH, इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन और ये Cl COOH, हाँ ये आपस में KOH की उपस्थिति में तो OH चेंजेस हो जाएगा और ये हो गया तुम्हारा CH2COOH, ये कार्बन। कहीं पास भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। इस प्रकार से ये जो है वो 4 आकृति दी गई है और इसमें देखना है कि कहाँ पास प्रतिलोमन हो रहा है और कहाँ पास प्रतिलोमन नहीं हो रहा है। और 4 आकृति दे दी गई है और ये कुछ इस प्रकार से वो खुद करके दे चुका है ना, ऐसा करके दे चुका है कि यहाँ पास था क्या CH2 COOH COOH H C और Cl था। हम जहाँ पास देख पाते हैं कि ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, KOH में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव है वो इनके नेगेटिव के जगह में रिप्लेस हो जाता है। तो रिप्लेस होने के बाद में देख लो रिप्लेस हुआ है तो OH करके, Cl जहां था वहां पास OH करके हो चुका है, बाकी जो तीनों है वो सेम हुई। इधर भी देखेंगे तो वैसे ही हो चुका है कि Cl के जगह में ये रिप्लेसमेंट हो चुका है OH करके, है ना। और ये OH था तो OH के जगह में अब Cl करके रिप्लेसमेंट हो गया है ना। तो ये एक दूसरे में रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये खुद आकृति करके दे चुका है ना, ऐसा ऐसा चेंजेस हुआ है करके। अब तुम्हें ये बस बताने हैं कि कहाँ पास प्रतिलोमन हो रहा है और कहाँ पास प्रतिलोमन नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहां से ये स्थिति के बारे में देखते हैं पहले, और ये दूसरा, और ये है हमारा तीसरा, और ये है हमारा चौथा। तो पहले और दूसरे के बारे में बात करते हैं हम, पहला एंड ये दूसरा। पहले और दूसरे के बीच में देखते हैं तो बताओ प्रतिलोमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पास हुआ क्या है, Cl था, Cl चेंज हो चुका है OH, लेकिन ये Cl राइट साइड में है तो OH राइट साइड में होने थे जो लेफ्ट साइड में हुए। इसका मतलब यहाँ पास प्रतिलोमन हो रहा है, हाँ प्रतिलोमन हो गया। कंफ्यूजन है। प्रतिलोमन क्या बोले थे कि प्रतिलोमन में सबसे पहले तो प्रतिस्थापित होना चाहिए, Cl है वो OH करके चेंजेस, और OH यदि उन्हीं के जगह पर रहता है, ये राइट साइड में है और ये भी राइट साइड में है, उन्हीं के जगह में है, इसका मतलब क्या है अवरोध उत्पन्न हो चुका है, वहां पास प्रतिलोमन नहीं हुआ है। लेकिन यदि उनकी जगह जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड चेंजेस और हो चुका रहता है तब हम बोलते हैं कि वहां पास प्रतिलोमन हो चुका है। ये है इनका डेफिनेशन। चलो लिख के 2 बार देखोगे तो याद रहेगा। प्रतिलोमन है तो यहाँ पास प्रतिलोमन हुआ है, चेंजेस, ठीक है।
यहाँ की बात करते हैं, ये OH राइट साइड में है और ये जो Cl में कन्वर्ट होकर लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब यहाँ भी प्रतिलोमन हुआ है, प्रतिलोमन हुआ है। अब बात करते हैं इनकी बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ चेंज, तो ये जो Cl था, Cl से OH में प्रतिस्थापित तो हुआ है, लेकिन ये जो राइट साइड में है और ये भी राइट साइड में है, तो इसमें प्रतिलोमन नहीं हुआ, अवरोध आ गया, और वो चेंज नहीं हो पाया, है ना, तो इसके बीच में प्रतिलोमन नहीं है, प्रतिलोमन नहीं हुआ है। और यहाँ से यहाँ की भी बात करें तब भी ये क्लोरीन लेफ्ट साइड में है और OH लेफ्ट साइड में है, तो प्रतिलोमन नहीं हुआ। हाँ, तो इसके बीच में किसी को डाउट आया होगा तो मुझे पूछ लो। अब बस इसमें इतना ही बताना था, यही है वाल्डेन प्रतिस्थापन, प्रतिलोमन। हाँ, थ्योरी नहीं आएगा, बस ऐसी पहचानने के लिए आता है। थ्योरी तुम्हें इतना बस याद रहना चाहिए कि होता क्या चीज है ना, होता क्या चीज है, तो होता ये है कि उनके जगह पर प्रतिस्थापित होता है और प्रतिस्थापित होकर उसका एक चेंजेस होती है उसमें, तब प्रतिलोमन बोलते हैं, बस। ठीक, ज्यामितीय समायुवियों का EZ विधि से नामकरण है, E और Z विधि, तो क्या क्या विधि पढ़ लिए, DL पढ़ चुके, RS पढ़ चुके, अब उसके बाद में EZ करके आ रहा है, EZ। हाँ, E से इंटीजेन करके होता है, E से इंटीजेन करके होता है, और Z से होता है ज्यूसेमेन करके होता है। तो EZ नाम बस याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, कौन सा E है और कौन सा Z है। EZ नामकरण, नोमेनक्लेचर EZ का। तो EZ का नाम कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं कोई एक कार्बन है, I और Cl, और ये है CH3 और ये है H। हाँ, तो EZ नामकरण का प्रोसेस जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। चलो इसमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है, तो अब ऐसा था RS में ये जो एक कार्बन रहता था उसके साथ में 4 ठोक कोई चीज जुड़ा रहता था, उसको क्रमशः नामकरण करते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, ये 2 कार्बन है, तो इसके लिए सेपरेटली नामकरण करना पड़ेगा, इनके लिए अलग से और इनके लिए अलग से नंबरिंग देना पड़ेगा, है ना। तो एक कार्बन के साथ जो रहता है उसको क्रमशः नाम देते हैं, तो एक कार्बन के साथ जो है उनको क्रमशः नाम देंगे और इसको अलग से नाम देंगे। तो चलो इस कार्बन के साथ में ये 2 चीज कनेक्टेड है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनको नंबरिंग देंगे, तो बताओ किसको पहला दें और किसको दो दूसरा दें। आयोडीन को पहला, आयोडीन को पहला देना है और क्लोरीन को दूसरा देना है, ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है। हाँ, आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है क्लोरीन की अपेक्षा, इसलिए इसको पहला नाम दिए और इनको दूसरा नंबरिंग किए। वैसे ही इसकी बात करते हैं, इसमें पहला नंबर किसको देंगे? CH3 को पहला नंबर देंगे। तुम सॉरी क्यों बोली, तुम क्यों कंफ्यूज हो रही हो? मैं तो ये बताया हूँ ना नंबरिंग करने का तरीका, जिनका परमाणु क्रमांक ज्यादा हो उसको पहला नंबर देना। किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है? हाँ, ये हाइड्रोजन के साथ नहीं कनेक्टेड है ना, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और इस कार्बन के साथ में ऐसे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये है CH3, तो इसको नाम और इसको नाम देंगे दूसरा। अब हम देख के बताएंगे कि ये E वाला नाम है कि Z वाला नाम है ना। तो ये जो है Z वाले नाम में ऐसा रहता है कि कोई भी कार्बन के साथ में ये जो पहला और दूसरा नंबरिंग किए हैं, तो नीचे और ऊपर में दोनों जो है वो सेम रहता है। देखो इसको पहला मिला है, इसको भी पहला मिला है, इसको दूसरा मिला है तो इसको दूसरा मिला है, तो इसको हम बोलते हैं Z नाम देते हैं, Z नाम देते हैं। इसका नाम होगा Z, और 1 क्लोरो 1 आयोडो और प्रोपीन करके इसका नाम होगा, है ना। एक ये जो इसको पहला नाम देंगे, कार्बन को ये दूसरा नाम देंगे, तो पहले के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं 1 क्लोरो, और आयोडीन भी जुड़ा है पहले वाले के साथ, तो 1 आयोडो,
1 क्लोरो आयोडो, और नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 1 2 और 3 करके कार्बन है। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन होता है। और देखते हैं डबल बॉन्ड बनता है तो एल्कीन होता है। सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन, है ना। तो एल्कीन में आ जाएगा प्रोपीन। ये होता है इनके नामकरण का तरीका। तो ये जो 1 क्लोरो 1 आयोडो प्रोपीन करके है उसको हम जेड करके बोलेंगे, जेड 1 क्लोरो 1 आयोडो प्रोपीन। तो इससे ये समझ आ जाएगा कि पहला इधर है, पहला इधर ही है ना। अब देखते हैं ई नामकरण वाले में, देखते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कार्बन इसके बीच में डबल बॉन्ड, और ये है आयोडीन ब्रोमीन, और इधर है CH3 और इधर है Cl करके है। हाँ, तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं। चलो बताते जाओ। इस आयोडीन को क्या नंबर देंगे? ऊपर वाला ब्रोमीन है B और ये R, है ना, ब्रोमीन। तो इसको क्या नाम देंगे? किसको? आयोडीन को पहला नंबर देंगे और ब्रोमीन को दूसरा नंबर। हाँ, आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। इधर किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है? क्लोरीन का होता है कि कार्बन का होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो इसको पहला नंबर और इसको दूसरा नंबर। तो यहाँ पास हमें दिख रहा होगा कि इधर पहला है तो इधर भी पहला नहीं है, वो एक ही दिशा में पहला पहला होना चाहिए और इधर दूसरा दूसरा। तो ये 1 2 है तो ये 2 1 है ना। 1 2 है तो ये वाला 2 1 है। और इसमें क्या था? 1 2 और 1 2 करके था। तो जब सेम सेम रहता है तो इसको हम जेड करके बोलते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो इसको हम ई करके बोलेंगे। और इसका नाम क्या होगा? ये 1 हो गया और ये दूसरा हो गया तो 1, हाँ, इसका नाम होगा 1 आयोडो या 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 1 आयोडो और उसके बाद में इनके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन फिर से। तो 1 नहीं रे, पहला है तो दूसरा। हाँ, 2 क्लोरो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 तो प्रोप और उसके बाद में बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन। हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा E1 ब्रोमो 1 आयोडो 2 क्लोरो प्रोपीन करके है। ठीक, आ गया समझ में? तो ये तो रहा इसके बारे में क्या पढ़ा रहे थे, ई और जेड विधि से नामकरण पढ़ा रहे थे। तो ये रहा, हाँ हाँ ई होगा ना, ई लिख दिया हूँ ना सामने में। हाँ ई। तो इतना समझ आ गया क्या सभी को? कुछ डाउट है? नहीं है। तो इस प्रकार ये जो सेकंड यूनिट है यहीं पास फिनिश होता है ऑर्गेनिक का। और उसके बाद में अब स्टार्ट करेंगे फिजिकल का सेकंड यूनिट, फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट। हाँ क्या स्ट्रक्चर और बताऊं? क्या चीज का? वो सब चीजें अलग चीज है, चक्री यौगिक बनाकर ये ज्यामिति ये अलग चीज है। हाँ अब मुझे तुम ये बताना, कौन सा पूछ रही हो तुम? 420 नंबर पेज में, 420 नंबर पेज में जो ऊपर में है उसको पूछ रही हो? हाँ, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें समझ कहाँ पे नहीं आ रहा है? कौन सा वाला बताओ ना। फर्स्ट वाला। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है फर्स्ट में? नामकरण बोल रही हो? अरे इसका जो नाम जो पढ़ते हैं उसको बोल रही हो ना। तो नामकरण के लिए मेरा पिछला वाला वीडियो लेक्चर तुम देखो ना, नामकरण तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ इसका। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नामकरण पढ़ाया था, नोमेनक्लेचर करके पढ़ाया था कि नहीं रे? हाँ, नामकरण पूरा बताया हूँ कि नहीं? तुम लोगों को बोल रहा हूँ नामकरण के लिए अभी अभी बोलना क्या? ये टॉपिक अलग चल रहा है और तुम अलग चीज पूछ रही हो, है ना, नामकरण के बारे में। तो उसका मैं बना चुका हूँ, पिछला वीडियो लेक्चर देखो तुम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग में ही मैं
तुम लोगों को तो बताया ही तो हूँ। हाँ, एक सेकंड ईयर की क्लास में पढ़ता आया हूँ, वो सेकंड ईयर की क्लास में सेकंड यूनिट में है जो पढ़ाया था, लेकिन फर्स्ट ईयर की क्लास में तो स्टार्टिंग में है, इसको तो बताया था मैं, नामकरण, है ना। और नहीं होगा तो फिर 12th के वीडियो लेक्चर तुम्हें मेरे देखने होंगे, क्योंकि 12th में भी है और 12th में भी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो फिलहाल अभी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सिलेबस से हटके है वो चीजें, है ना। नामकरण के बारे में कुछ एक नया एक आध दिन और क्लास लगा देंगे और उनके बारे में बता देंगे। तो अभी जो फ्लो में चल रहा है वो चीज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट में आ जाओ, पेज नंबर 94। थैंक यू सर, नहीं बेटा अभी क्लास चलेगा। 94 बोल सर। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पेज नंबर 735 है मेरे बुक में। फिजिकल केमिस्ट्री, अच्छा तुम लोगों का 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है क्या? पेज नंबर कितना है? 91 ना। हाँ चलो ठीक है, गैसीय अवस्था रसायन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। निकाल लिए फिजिकल केमिस्ट्री। देखो ना रे, गैसीय अवस्था करके लिखा होगा। क्या? हाँ, गैसीय अवस्था रसायन फर्स्ट यूनिट बस पढ़ाए थे ना फिजिकल का। हाँ, तो सेकंड यूनिट में आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो सेकंड यूनिट में है गैसीय अवस्था रसायन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसके गैस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गैस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इन पर बेस्ड, गैस पर बेस्ड अणुगति सिद्धांत दिया गया है ना। गैस पर बेस्ड अणुगति सिद्धांत दिया गया है, गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, उनके अभिगृहित जो है वो तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चन में आता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के 4 अभिगृहित लिखिए करके क्वेश्चन आता है ना। तो उनके अभिगृहित बता देते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत में पहली बात ये बोलता है कि गैस जो है वो अनेक छोटे छोटे कणों से बनी होती है, और इन छोटे कणों को अणु कहते हैं। ये अणु जो है वो गोलाकार होता है, दृढ़ एवं नगण्य आकार के होते हैं। किसी गैस के सभी अणुओं की संरचना तथा द्रव्यमान समान होते हैं, किंतु अन्य गैसों के अणु से भिन्न होते हैं, है ना। तो पहली बात मैं क्या बोला हूं कि पहली बात ये बोला हूं कि गैस जो है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। गैस जानते हो, देख रहे हो, तो गैस जो होते हैं वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये पहली लाइन हो गई तुम्हारी, अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते। हाँ हाँ, गैस के अंदर रहते, हाँ हाँ, छोटे छोटे कण दिखते रहते हैं, है ना। तो वो है गैस, है ना। तो गैस जो है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब ये बात है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो एक गैस के कण जो हैं वो दूसरे गैस के कणों से डिफरेंट होते हैं, है ना, सेम नहीं होते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस के जो कण होंगे वो अलग रहेंगे, और ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के कण जो है वो अलग रहेंगे, है ना। तो एक दूसरे पर सिमिलरिटी नहीं होती है। तो ये बात है। तो पहली लाइन क्या याद हुआ कि गैस जो है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। 5 अभिगृहित हमें याद रखने हैं, 4 से 5। तो गैस जो है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन छोटे कणों को हम अणु बोलते हैं। अणु बोलते हैं। तो अच्छा, ये कण जो होते हैं एक्चुअल में होता क्या है, कणों से मिलकर परमाणु बनते हैं और परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। तो हम जब गैस की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, तो N2 करके गैस बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है वो द्विक फॉर्म में होते हैं, तो ये N2 गैस हो गया। वैसी ऑक्सीजन गैस हो गया तो O2 करके बोलते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन गैस करके। तो ये टोटल तो जो है वो अणु के फॉर्म में रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस करके। एन, सिर्फ एन को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन परमाणु करके बोलते हैं। नाइट्रोजन परमाणु करके बोलते हैं। जब ये डाई फॉर्म में आता है, द्विक फॉर्म में आता है, तब इनको हम नाइट्रोजन गैस करके बोलते हैं।
ठीक है, तो पहली बात हो गया कि अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये जो होते हैं वो नगण्य होते हैं, जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उनके कण जो होते हैं, वो गैसों के कण जो है वो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जब हम प्रकाश डालते हैं उसमें तो उनके कण इधर उधर आते जाते दिखता है ना। टॉर्च वगैरह मारते हैं तो दिखता है, धूल के कण जो है वो दिखता है। तो इस प्रकार से दूसरी बात यह है, गैसों के अणुओं का आयतन गैसों के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होती है। गैसों के अणुओं का आयतन गैसों के अणुओं का आयतन जो है वो बहुत कम होता है गैस के कुल आयतन की तुलना में, है ना, कुल आयतन की तुलना में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पास हम गैस ले लेते हैं, एक बाल्टी में भर देते हैं गैस को, है ना। तो एक बाल्टी का जो आयतन होगा वो मान लेते हैं कि उनकी जो रेडियस होगी वो 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, जैसा भी। लेकिन बाल्टी जो बना तुम्हारा इतना बड़ा ऐसा बाल्टी है और इसमें पूरे भर दिए हम क्या चीज, गैस को भर दिए, लेकिन इनके कण जो होंगे वो ऐसे होंगे एकदम छोटे। तो इनका जो आयतन होगा वो इतना है, इसको हम नाप भी नहीं पाएंगे। और इनका जो आयतन है वो टोटल इतना है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करेंगे तो इनका आयतन, बाल्टी का आयतन निकलेगा। लेकिन ये जो कण की तुलना में कण का आयतन जो है वो बहुत छोटा होगा। यदि ये इतना बड़ा एक बॉल होता, विल्सन का बॉल होता या विक्की का बॉल होता, तो भी इनका आयतन बताया जा सकता था कि कितना है नाप करके। लेकिन गैस के कण जो है बहुत छोटे होते हैं, तो उनको बहुत कम होते हैं इनकी तुलना में। तो क्या बोला मैं दूसरी बात कि गैसों के अणुओं का जो आयतन होता है, गैसों के जो अणुओं के जो आयतन होते हैं वो उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत नगण्य होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात याद रखना, गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में लगातार गतिशील रहते हैं। ये अणु निरंतर आपस में तथा पात्र की दीवार से टकराते रहते हैं। तो तीसरा क्या है कि गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते रहते हैं। हाँ, निरंतर गति करते रहते हैं तथा आपस में एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं, या किसी बाल्टी में यदि ले लें या किसी पात्र ले लेते हैं तो उनकी दीवारों से टकराते रहते हैं, है ना। तो तीसरा बात क्या हुआ कि निरंतर गति करते रहते हैं। गैस के कण जो है वो रुकता नहीं है, चुपचाप बैठता नहीं है। जैसे धूल जो है वो भारी कण हो जाते हैं तो भारी कण में जो डस्ट रहता है वो नीचे में आके बैठ जाता है, लेकिन गैस जो होता है वो तो हल्का ही होता है, तो वो जो है वो निरंतर गति करते रहते हैं और आपस में एक दूसरे के कण के साथ टकराते रहते हैं या तो पात्र की दीवार से टकराते रहते हैं। तो तीन बात ये हो गया। अभी मैं पूछूंगा, 5 चीज बताऊंगा और फिर पूछूंगा। चौथा है, अणु एक समान वेग से सीधी रेखा में तब तक गति करती रहती है जब तक कि वो किसी दूसरे कण से ना टकरा जाए, है ना। तो ये जो कण है वो चुपचाप ऐसे जा रहा है, ऐसे गति करता रहता है। अब इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंजेस इधर की ओर तब होगी जब ये इनके साथ में टकराएगा। तो आपस में एक दूसरे से जब टकराते हैं तब जाके इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। यदि किसी के साथ टकराया नहीं है तो सीधा ऐसे चलते रहता है ना, चलते रहता है। या तो पात्र से टकराएगा तब इनकी दिशा जो है वो चेंज होगी। तो अणु जो है वो सीधी गति करते रहता है, तब तक करता रहता है जब तक कि किसी और कण के साथ में वो टकराए ना, है ना। तो ये चौथी बात है, सीधी गति करता है। कब तक करता है? जब तक वो किसी से टकराए ना। तो इस प्रकार से ये हो गया, गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता है और न ही इन पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करता है। यहाँ पास कोई भी आकर्षण बल नहीं है कि चलो तो कोई दूसरा जो है वो खींच रहा है तभी उन्हीं की ओर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आकर्षण नहीं होता है, ना ही गुरुत्वाकर्षण, ऐसा नहीं होता है कि वो ऊपर में है तो गैस जो है वो नीचे में आके बैठ जाएगा, क्योंकि वो स्वतंत्र गति करता रहता है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण भी, हाँ गुरुत्वाकर्षण भी उनके जो द्रव्यमान की अपेक्षा, हाँ उनके वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होते हैं इसलिए, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये 5 बात बताया हूं। हाँ, अणुओं के मध्य टकराव जो होता है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। छठवां, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है, प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिक करके होता है। इलास्टिक में होता यह है कि कोई जो चीज है, बॉल है, बॉल जो होता है वो प्रत्यास्थ होता है। तो क्या होता है, इस दीवार में अपन बॉल को मारेंगे तो बॉल टूट,
बॉल टूटता नहीं है, वो थोड़ा सा अंदर ऐसे दबेगा और उसके बाद में बाहर से रिफ्लेक्ट होगा, तो वो उसको बोलते हैं इलास्टिक है, वो प्रत्यास्थ है ना। और यदि गुल्लक है जिसमें हम पैसा डालते हैं, है ना, बचपन में पैसा डालते थे, बचाते थे मिठाई खरीदने के लिए और गाड़ी खरीदने के लिए अच्छे अच्छे, और ये गन वन खरीदने के लिए, तो वो जो गुल्लक है वो मिट्टी का बना रहता है या तो फिर सीमेंट वगैरह के कुछ कुछ बने होते हैं ना, तो उसको हम यदि दीवार में ऐसे मारेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा मतलब उसको इलास्टिक नहीं है वो, तो वो अंदर जाके फिर वापस नहीं आएगा, तो वो जो है वो प्रत्यास्थ नहीं है, और ये जो बॉल है वो प्रत्यास्थ रहता है। रबड़ है, इसको मोड़ देते हैं फिर अपनी आकृति में आ जाती है, तो वैसा है ना। तो ये जो कण जो होते हैं वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, तो कण जो होते हैं एक दूसरे के साथ में टकराने के बाद में वो टूटता नहीं है ना, वो प्रत्यास्थ होता है तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है बस, लेकिन और टूटते नहीं है बारीक बारीक चीज। तो चलो मैंने 6 बातें बताई है, तो 6 बातें याद हो गया क्या। सबसे पहले बताए हैं गैस जो होते हैं वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना, ठीक, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और उसके बाद में गैसों के जो आयतन होता है वो गैसों के कण के जो आयतन होते हैं वो उनके टोटल आयतन से बहुत छोटा होता है, ठीक है। तीसरी बात बताया हूं कि वो आपस में निरंतर गति करते रहते हैं, तब तक गति करते रहते, अच्छा निरंतर गति करते रहते हैं, ठीक है। और निरंतर गति करते हुए एक दूसरे से टकराते रहते हैं या पात्र की दीवार से टकराते हैं, 3 बात हो गया। चौथी बात ये बताया हूं कि वो सीधी रेखा में तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि उसमें किसी के कण से या पात्र से टकराते नहीं है ना। और 5वीं बात है कि इनमें आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता है। और 6ठी बात बताया हूं कि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, आपस में ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये है गैसों के अणुगति सिद्धांत का, तो इस प्रकार से याद रखना, ठीक। अब है हाँ, ये पूर्णतः प्रत्यास्थ है, आपस में टक्कर होने के बाद में टूटता नहीं है ना, टक्कर होने के बाद में टूटते नहीं है, ठीक। अब गैस कुछ सरल और सामान्य नियमों का पालन करती है, गैस जो है वो कुछ कुछ नियमों का पालन करती है, इसको मिटा देता हूं। गैस कुछ कुछ नियमों का पालन करता है, वो नियम क्या है वो बात करते हैं। गैस कुछ नियमों का पालन करती है, और वो नियम है पहला एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम, ठीक है। एवोगैड्रो का नियम ये बोलता है कि स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर, एवोगैड्रो संख्या के बारे में हम जानते हैं, एवोगैड्रो संख्या का यूज कहाँ करते हैं, मोल वाले में यूज करते हैं, है ना। एवोगैड्रो संख्या तो 6.023 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं कणों की संख्या या अणुओं की संख्या, ऐसा बोलते थे। एवोगैड्रो में तो मोल के लिए यूज करते थे, है ना। तो हम बोलेंगे एवोगैड्रो का नियम निश्चित ताप व दाब पर किसी दिए गए गैस का आयतन इसकी मात्रा मोलों की संख्या के समानुपातीय होती है ना। तो इसका मतलब क्या बोले हम, यहाँ पर ताप को स्थिर है, ये बात याद रखने वाली बात है, स्थिर ताप और स्थिर दाब पर, दाब और ताप को हम फिक्स कर चुके हैं, है ना। एवोगैड्रो का नियम बता रहे हैं, तो चेंजेस बात किसका करेंगे सिर्फ, अच्छा जो आदर्श गैस रहता है उसमें हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, एक होता है उनके आयतन, टेम्परेचर और प्रेशर, पीवीटी के बारे में 12th में देखे होंगे, पीवीटी फिजिक्स में देखे होंगे पीवीटी के बारे में, है ना। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में ही किसी चीज की अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो इनमें से 2 चीज को हम फिक्स कर चुके हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दिए। तो तीसरे अब बात करेंगे तो आयतन के बारे में बात करेंगे। तो हमने वही बात किया कि एवोगैड्रो का नियम स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो उनके मोलों की संख्या, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, उसके समानुपात होता है, इसको बोलते हैं समानुपात होता है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ऐसे यदि हो जाए तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं, है ना। तो ये जो है वो समानुपाती होता है। तो एवोगैड्रो का नियम याद हो गया क्या, एवोगैड्रो का नियम बात करता है मोलों की संख्या पर बात करता है, और उसको हम n से डिनोट करते हैं, और ताप और दाब को स्थिर रखते हैं। तो निश्चित ताप एवं दाब पर किसी गैस का आयतन जो होता है उनके गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यदि हम इसको ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लग जाता है, तो V = Kn करके लग जाता है ना। तो ये है एवोगैड्रो का नियम,
याद रहेगा, फॉर्मूले याद रहेंगे एवोगैड्रो के नियम के अकॉर्डिंग, है ना। n जो होता है वो मोलों की संख्या को बताता है। मोलों की संख्या जो होता है उसको फार्मूला याद है क्या? मोलों की संख्या बराबर होता है अणुभार भार बटे, भार जो होता है वो W में होता है, वेट जो होता है इतना किलोग्राम ऐसा करके, और उसके बाद में अणुभार, भार बटे अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं? जैसे H2O है, H2O का अणुभार निकालेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालेंगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो इनको काउंट करेंगे तो 18 करके आएगा, तो यहाँ पास आएगा 18। और यदि वो बात करता है कि कितने ग्राम, 2 ग्राम जल के लिए बोला जाए तो 2 ग्राम जो भार है वो यहाँ पास आ जाएगा 2 बटे 18, है ना। तो ऐसे निकालते हैं मोलों की संख्या, ठीक। तो एवोगैड्रो का नियम याद हो गया भाई, चलो ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एक आता है बॉयल का नियम। बॉयल करना मतलब क्या होता है? हाँ, बॉयल करना मतलब क्या करना है? उबालना है किसी भी चीज को। उबालते कैसे हैं? हाँ, गैस में रखे हैं तो पानी रखे हैं, हाँ तो पानी खोलेगा, हाँ हाँ हाँ, कब खोलेगा? जब वो पानी गर्म हो जाएगा, ताप, हाँ, गर्म कब होगा? जब हम ताप देंगे, है ना, टेम्परेचर देंगे। तो बेसिकली क्या है, बॉयल जो तब होता है जब हम टेम्परेचर देते हैं। तो हम टेम्परेचर देते हैं, और यदि हम टेम्परेचर को, जैसे गैस में है, पानी गर्म कर रहे हैं, उबल रहा है, और टेम्परेचर को हम कम कर दिए, गैस को कम कर दिए टेम्परेचर को, तो क्या वो उबल रहा है? वो उबलते ही रहेगा? नहीं, कम हो जाएगा। यदि उसको उसी टेम्परेचर में रखे रहे तब क्या होगा? उबलता ही रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर टेम्परेचर को फिक्स रखा जाता है। तो फिर बॉयल में समझ जाना कि स्थिर ताप पर, ठीक, याद रहेगा। बॉयल के नाम से ही, बॉयल जो होता है वो यहाँ पर ताप को स्थिर रखा जाता है। अच्छा, ताप को स्थिर रखा जाता है, तो अब टेम्परेचर को स्थिर रख दिए, तो अब बात किसका करेंगे? आयतन और दाब पर बात करेंगे, है ना। आयतन और दाब पर बात करेंगे, तो हम बात करते हैं स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो ये जो आयतन है वो उनके दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। V प्रोपोर्शनल टू 1/P करके होता है। यदि हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो V इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा देते हैं K और बाई P। तो ये है क्या? बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। V और P के बीच में रिलेशन है कि V और T के बीच में V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू 1/T लिख दिए तो गलत हो जाएगा, है ना। तो बॉयल से बॉइलिंग करना, और बॉयल तब तक होता है जब टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, तो स्थिर ताप पर करके। तो यहाँ पास अब यहाँ पर ताप और दाब को स्थिर रखे थे, यहाँ पर ताप को स्थिर रखे। ऑब्वियसली तीसरा नियम जो बताऊंगा, तीसरा नियम है चार्ल्स का नियम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है और तुक्का तुम लोगों को मारना है। एक में ताप और दाब जो है वो स्थिर था, दूसरे में ताप स्थिर है, तो तीसरे में क्या स्थिर रहेगा? हाँ, दाब स्थिर, मतलब तुक्का मारने में तुम लोग माहिर हो। हाँ, स्थिर दाब पर, है ना। चार्ल्स का नियम जो रहता है वो स्थिर दाब पर रहता है। स्थिर दाब पर रहता है, तो अब किसके बारे में बात करेंगे? दाब को फिक्स किए तो आयतन और टेम्परेचर पर बात करेंगे। तो इनके गैस का जो आयतन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उनके ताप के, समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये होता है कि आयतन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आयतन बढ़ते जाता है। हाँ, एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है ना, तो इसको बोलते हैं समानुपात में। इसमें ये रहता है कि एक को बढ़ाने से दूसरा घटता है, जिसमें क्या है, दाब को बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से आयतन घटता है ना, या आयतन को बढ़ाने से दाब घटता है। अब जैसे ये है एक छोटा सा बर्तन है जिसका आयतन जो है जो भी रहे, चलो 5 है करके बोल देते हैं, इनका आयतन जो है वो 5 है। अब इसमें जितना भी प्रेशर हम दिए, प्रेशर दिए तो पूरा पूरा गैस के कण जो है वो यहाँ तक आ चुका है। अब यदि हम इनकी, ये पूरे यहाँ तक आ गया है ना, यहाँ तक पूरा आ चुका है। अब यदि इनकी इसके आयतन को मैं बढ़ा दूं, आयतन को मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये गैस जो है वो पीछे ऐसे फैल जाएगा। फैल जाएगा तो क्या जितना प्रेशर लग रहा था पहले उतना लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि आयतन तो बढ़ चुका है। तो आयतन बढ़ने से प्रेशर कम हो जाते हैं, तो ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू T करके। V प्रोपोर्शनल टू T, ये सब सही चल रहा है ना? हाँ, V प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो V इक्वल टू KT करके हो जाएगा। तो ये भी बात याद रखना, V इक्वल टू KT करके। अब ये जो तीन नियम है, एवोगैड्रो का नियम, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, ये तीनों नियम को मिला के एक चौथा नियम बनता है जिसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण करके बोलते हैं। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस जो समीकरण रहता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, PVT, है ना? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ऐसा रहता है आदर्श गैस में, तीनों को लिखते हैं। तीनों क्या है? आयतन, आयतन, आयतन के बारे में बात किया है, तो तीनों को एक साथ लिख देते हैं, आयतन प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है? ऊपर में है m, तो ऊपर में, ये T भी ऊपर में है तो ऊपर में, और P जो है वो नीचे में है तो ये नीचे में, है ना? अब यदि इसका हम प्रोपोर्शनलिटी तो हटाएंगे तो KNT/P, या इसी को R कर देते हैं, गैस समीकरण है तो R से डिनोट कर देंगे, है ना? और P को जब इधर ले जाएंगे तो P और V हो जाएगा इक्वल टू NRT करके, जहां R जो है वो एक गैस नियतांक है, हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गैस का एक कांस्टेंट है जिसकी एक वैल्यू होती है 8.314, ऐसा कुछ वैल्यू होता है ना? 8.314 किलो जूल, जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स करके होता है आर की वैल्यू। आर इक्वल टू, इनके दो वैल्यू होते हैं, अलग अलग मात्रक पर अलग अलग होता है, 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स करके होता है। हाँ, आइडियल गैस, हाँ, आदर्श गैस को आइडियल गैस बोलते हैं, है ना? तो ये हो गया आइडियल गैस जो होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये फार्मूला से तो परिचित होंगे पहले से, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो याद रखना। तो क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे आएगा, बॉयल का नियम लिखिए बस, है ना? लिख लोगे, या ऐसा आएगा चार्ल्स का नियम लिखिए, या ऐसा आएगा कि आदर्श गैस समीकरण लिखो, पर उन लोग जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से बच्चे भली भांति परिचित है, इसलिए वो एवोगैड्रो कर देगा, है ना? तो ये इस प्रकार से होंगे तीनों जो है। तो ऐसा रहा, अब तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी की क्लासेस आगे करते हैं। तो ठीक, कल क्लास लगेगा 9 बजे लगेगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।